न्यूयॉर्क 1930 का वक्त। शहर सपनों का हो सकता है, लेकिन सड़कों पर गरीबी, भूख और बेरोजगारी का दर्द साफ महसूस होता है। इसी कड़वी हकीकत के बीच हमारी हीरोइन एन डैरो अपनी जिंदगी से लड़ रही होती है। एक संघर्षरत अभिनेत्री जिसके सपने बड़े हैं, पर जेब बिल्कुल खाली। एक रात भूखी, अकेली और ठंडी हवा में चलती हुई एन को लगता है कि शायद आज भी दिन बेकार ही गुजर जाएगा। लेकिन उसी वक्त अंधेरे में से एक आदमी निकलता है, कार्ल डेनहम, एक फ्लम्बॉयंट, थोड़ा ऑब्सेसिव और डेस्परेट फिल्म मेकर। कार्ल का जुनून सिर्फ एक चीज है, ऐसी फिल्म बनाना जो दुनिया कभी न भूले, और उसे चाहिए एक परफेक्ट लीडिंग लेडी। जब वह एन को देखता है, उसे लगता है कि यही उसकी फिल्म का मिसिंग पीस है। एन पहले हेजिटेंट होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शूटिंग न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि एक रहस्यमयी द्वीप पर होगी, तो उसके अंदर एडवेंचर का शोर जाग उठता है। उसी रात कार्ल एन को एसएस वेंचर नाम के जहाज पर चढ़ा देता है, जहां फेमस राइटर जैक ड्रिस्कॉल भी होता है। समुद्र पर सफर शुरू होता है। हवा तेज होने लगती है। लहरों का शोर जहाज से टकराकर एक अजीब सी चेतावनी देता है। क्रू हर पल अनईजी महसूस करता है, क्योंकि कार्ल ने डेस्टिनेशन बताया ही नहीं। बस एक आइलैंड, एक रहस्य और एक अंधेरा जो हर घड़ी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, कंपस फेल होने लगता है, फॉग गाढ़ा हो जाता है, और फिर कार्ल एक पुराना, फीका सा मैप निकालता है। स्कल आइलैंड। नाम सुनते ही हवा और ठंडी हो जाती है, जैसे समुद्र खुद कह रहा हो, वापस जाओ, यहां मौत रहती है। जहाज डेंस फॉग में घुस जाता है, और यहीं से असली डर शुरू होता है। फॉग के बीच से एक अजीबोगरीब आइलैंड उभरता है, स्कल आइलैंड। पहाड़ खोपड़ी जैसे, हवा में अजीब चीखों की गूंज और लहरों की आवाज कुछ अलग। एन, जैक और क्रू उतरते ही महसूस करते हैं, यहां कुछ तो गड़बड़ है। चारों तरफ टूटे हुए ढांचे, पुराने स्टोन वॉल्स और ट्राइबल मार्किंग्स। कार्ल एक्साइटमेंट में पागल हो जाता है। यह तो सिनेमैटिक गोल्ड है। लेकिन माहौल शांत नहीं है। अचानक घंटी जैसी हैवी डंग डंग गूंजती है। ट्राइबल वॉरियर्स शैडो से निकलकर उन्हें घेरे लेते हैं, चेहरों पर पेंट, आंखों में वाइल्डनेस। एन को देखते ही ट्राइब का चीफ कुछ अजीब भाषा में बोलता है, जैसे एन किसी रिचुअल या सैक्रिफाइस का हिस्सा हो, किसी मॉन्स्टर के लिए। क्रू मुश्किल से वहां से भागकर शिप पर लौट आता है, लेकिन टेंशन हवा में गहरी हो जाती है। रात में ट्राइब चुपके से शिप पर चढ़कर एन को किडनैप कर लेते हैं। जैक और कार्ल हेल्पलेस देखते रह जाते हैं, और एन को ले जाकर एक जायंट वुडन गेट के पास लटका दिया जाता है। पीछे सिर्फ जंगल की ग्राउल और अंधेरा। टॉर्चेस जलती हैं, ड्रम्स तेज हो जाते हैं, और फिर जंगल हिलता है। जमीन वाइब्रेशन लेने लगती है। पीछे से एक डीप, मॉन्स्ट्रस रोर, इतना बड़ा कि पत्थर भी कांप जाए। पहली बार हम उस क्रीचर की मौजूदगी महसूस करते हैं। किंग कॉन्ग, ह्यूज, वाइल्ड, इमोशनल आइज, एक मॉन्स्टर, लेकिन अंधेरे में उसका रूप दर्द और गुस्से से भरा हुआ लगता है। कॉन्ग एन को अपने हाथ में उठा लेता है और जंगल में गायब हो जाता है। अब कहानी नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि अब जैक और क्रू उसे वापस लाने के लिए जंगल में घुसते हैं, जहां मौत हर पेड़ के पीछे छिपी है। जंगल जिंदा है, हर पेड़ पर स्क्रैचेस, हर मूवमेंट कुछ और ही बयान करता है। स्कल आइलैंड क्रीचर से भरा हुआ है, प्रीहिस्टोरिक और डेडली। टॉल ग्रास के पीछे हिस, ट्री के ऊपर ग्राउल, और जमीन की हर हलचल डर बढ़ाती है। अचानक वी-रेक्स अटैक कर देता है। एक चेस जहां हर सेकंड जान जा सकती है। एन कॉन्ग के साथ है। पहले डर के मारे चीखती है, फिर धीरे धीरे समझती है कि कॉन्ग उसे मारना नहीं चाहता, वह बस प्रोटेक्टिव है। जब वी-रेक्स एन के पीछे पड़ता है, कॉन्ग गुस्से में उसे तोड़कर फेंक देता है। जमीन हिलती है, पेड़ गिरते हैं, रोर से पहाड़ गूंज उठते हैं। एन को समझ आता है, कॉन्ग मॉन्स्टर नहीं, बस अकेला है। स्कल आइलैंड का जंगल अब दो लोगों को एक अजीब रिश्ता में जोड़ रहा है, एन और कॉन्ग। एन महसूस करती है कि कॉन्ग इंसान जैसा इमोशनल है। कोई उसे समझ नहीं पाया, कोई उसका नहीं था। रात में एन एक छोटी सी परफॉर्मेंस करती है, जैसे न्यूयॉर्क में करती थी। कॉन्ग पहली बार सॉफ्ट एक्सप्रेशन दिखाता है। उसका दिल जो डर और जंगलपन से भरा था, अब थोड़ा हल्का होता है।
लेकिन कार्ल डेनहम का प्लान डेंजरस है। कॉन्ग को न्यूयॉर्क ले जाओ और द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाकर दिखाओ। क्रू कॉन्ग को ट्रैप करता है, क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है और जायंट क्रीचर शिप पर न्यूयॉर्क के लिए ले जाया जाता है। न्यूयॉर्क, लाइट्स, क्राउड्स। स्टेज पर कार्ल अनाउंस करता है, जेंटलमैन, आई गिव यू किंग कॉन्ग। ऑडियंस चीयर करता है, फोटोग्राफर्स फ्लैश मारते हैं, कार्ल मुस्कुराता है और कॉन्ग बांधा हुआ, गुस्से में, कंफ्यूज्ड और ब्रोकन। जब ऑडियंस एन को किसी और एक्ट्रेस समझकर स्टेज पर परफॉर्म कराते हैं, कॉन्ग को पता चलता है दिस इज नॉट एन, और कुछ टूट जाता है। सारे चेन्स रोर में टूट जाते हैं, स्टेज बिखार जाता है, लोग भाग जाते हैं। कॉन्ग न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में एन को ढूंढने लगता है। ट्रैम्स टूटते हैं, कार्स पलट जाती हैं, म्यूजिक बैंड रुक जाता है। सिर्फ एक रोर सिटी को हिला देता है। एन जब फाइनली कॉन्ग को देखती है, वह उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। एक सेकंड के लिए न्यूयॉर्क थम जाता है। एन कॉन्ग को काम कर देती है, वह उसके हाथ को छूती है और कॉन्ग की आंखों में इमोशनल रिलीफ आता है। लेकिन सिटी के सोल्जर्स, टैंक्स और एयरक्राफ्ट्स इस मोमेंट को शांति से नहीं देख सकते। कॉन्ग एन को लेकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, वह जगह जहां सनसेट पूरे शहर को गोल्डन बना देता है। कॉन्ग एन को टॉप पर बैठा देता है और खुद सिटी की तरफ देखता है। तभी एयरक्राफ्ट्स गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कॉन्ग हर बुलेट से, हर अटैक से एन को प्रोटेक्ट करता है। चांदनी में स्लो मोशन मोमेंट, कॉन्ग एन की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो, तुम ही मेरी दुनिया हो। लेकिन बुलेट्स रुकी नहीं, एयरक्राफ्ट्स पीछे नहीं हटते। कॉन्ग फाइनली वीक पड़ने लगता है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के एज से गिर जाता है। इतना बड़ा क्रीचर, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक अकेला दिल। एन चीखती है, नो! लेकिन कॉन्ग जमीन पर गिर चुका होता है। शहर की आवाज बंद हो जाती है, हवा रुक जाती है और न्यूयॉर्क जायंट क्रीचर के आसपास जैम हो जाता है। एन कॉन्ग के पास बैठती है, उसका हाथ उसके बड़े हाथ और सिटी की हल्की रोशनी में उसका जायंट बॉडी स्टिल हो जाता है। शहर का क्राउड कुछ बोल नहीं पाता। एन साइलेंट रोती रहती है और न्यूयॉर्क का स्काई उस रात और डार्क लगता है। कार्ल डेनहम पीछे आता है और फायर फाइटर्स, पुलिस, रिपोर्टर्स के बीच बोलता है, इट वॉजंट द एयरप्लेन्स, इट वॉज ब्यूटी किल्ड द बीस्ट। पर सच ये है, कॉन्ग किसी ब्यूटी से नहीं मरा, वह इस दुनिया की ग्रीड से मरा। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल मूवियो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगला सिनेमैटिक मूवी ब्रेकडाउन सबसे पहले आप तक पहुंचे।